हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे ऑप्शन का प्राइस डिपेंड करता है और देखे थे कुछ एजम्पशंस एंड नोटेशंस। वहाँ से कैरी ऑन करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है ऑप्शन मनीनेस स्टेट्स। सो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस और मैच्योरिटी के टाइम पे या फिर ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते समय जो स्टॉक का प्राइस होता है या फिर अंडरलाइंग स्टॉक का जो प्राइस होता है, उन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से फॉलोइंग 3 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे पहली जो स्टेट है वो है इन द मनी। किसी भी इंस्टेंट पे ऑप्शन को इन द मनी तब कहा जाता है जब ऑप्शन होल्डर के लिए फेवरेबल होता है उस टाइम पे। जैसे फॉर अ कॉल ऑप्शन होल्डर, इफ एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम और एट अ सर्टेन इंस्टेंट द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, द ऑप्शन विल बी फेवरेबल फॉर द कॉल ऑप्शन होल्डर एंड ही विल एक्सरसाइज इट। ऐसे ही एक पुट ऑप्शन होल्डर के लिए अगर किसी टाइम इंस्टेंट पे स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा होता है, वहाँ पे वो ऑप्शन होल्डर के लिए फेवरेबल होता है। इस केस में हम उस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को इन द मनी कहते हैं। सो हमने देखा कि एक ऐसा ऑप्शन जो ऑप्शन होल्डर के लिए किसी टाइम इंस्टेंट पे फेवरेबल होता है, उस टाइम इंस्टेंट पे उसे इन द मनी ऑप्शन कहते हैं। इन द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना माइंड में रखते हैं कि इन द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और कोई भी ऑप्शन अगर इन द मनी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शन प्रॉफिटेबल होगा ऑप्शन होल्डर के लिए। ऑप्शन प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए बाकी फैक्टर्स जैसे कि रेस्ट एक्सपेंसेस जो इंक्लूडेड होते हैं ऑप्शन की बाइंग और ऑप्शन की सेलिंग में, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में, जैसे कि कमीशन हो गया और बाकी एक्सपेंसेस हो गए, उनको कंसिडर किया जाता है। सो एक इन द मनी ऑप्शन होल्डर के लिए फेवरेबल होता है और उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अगर किसी टाइम इंस्टेंट पे एक कॉल ऑप्शन के केस में अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होता है तो ऑप्शन इन द मनी कहलाता है। और किसी टाइम इंस्टेंट पे अगर एक पुट ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा होता है तो उसको इन द मनी पुट ऑप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट है एट द मनी। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर किसी भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस के बराबर हो जाता है तो उसको एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। सो उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा एस टी इज इक्वल्स टू के। सो एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन साइमल्टेनियसली एट द मनी हो सकते हैं, पर वो साइमल्टेनियसली इन द मनी और आउट ऑफ द मनी नहीं हो सकते। एट द मनी ऑप्शन अगर एक्सरसाइज किए जाएँ तो उनसे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, पर उनकी कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू होती है, यानी मैच्योरिटी आने तक वो इन द मनी बन सकते हैं और इन द मनी एक्सपायर हो सकते हैं। एक और टर्म आता है नियर द मनी। नियर द मनी टर्म तब यूज़ किया जाता है जब किसी टाइम इंस्टेंट पे जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस होता है वो विद इन 50 सेंट होता है, वो विद इन 50 सेंट ऑफ बीइंग इन द मनी होता है। यानी कहने का मतलब है अगर एक ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस $50 है, सो अगर अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस $49.5 या फिर $50.5 होता है तो वो नियर द मनी ऑप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो आउट ऑफ द मनी है। जिस केस में ऑप्शन होल्डर के लिए फेवरेबल नहीं होता उसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। लाइक एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, बट उनकी कोई टाइम वैल्यू होती है, यानी मैच्योरिटी आने तक वो इन द मनी ऑप्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो किसी भी सर्टेन टाइम पे या किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर एक कॉल ऑप्शन के लिए अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होता है और एक पुट ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस से कम होता है, तो उस टाइम इंस्टेंट पे उस कॉल ऑप्शन या फिर उस पुट ऑप्शन को हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कह सकते हैं। अब हमने देखा था कि इन द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एंड आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। सो इसी वजह से इन द मनी ऑप्शन के जो प्राइसेस होते हैं वो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शन से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, टाइम वैल्यू भी होती है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, एट द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, दोनों में सिर्फ टाइम वैल्यूज होते हैं। अब इन द मनी ऑप्शन का जो प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से ज़्यादा होता है, तो जो परसेंटेज मूव्स होते हैं वो रिलेटिवली इन द मनी ऑप्शन में कम होते हैं और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इन द मनी ऑप्शन
में बड़े प्राइस चेंजेस नहीं होंगे, उनमें भी बड़े प्राइस चेंजेस होते हैं, बट अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से कंपेयर किया जाए तो उनके प्राइस चेंजेस परसेंटेज में कम होते हैं, यानी परसेंटेज प्राइस चेंज जो होता है वो इन द मनी ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के कंपैरिजन में कम होता है। अब जो ऑप्शन प्रीमियम या फिर जो प्राइस पे किया जाता है किसी भी ऑप्शन के लिए, वो डिपेंड करता है बहुत हद तक कि ऑप्शन इन द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। ये हमने पहले भी बात की थी कि इन द मनी ऑप्शन के जो प्राइस होते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से ज़्यादा होते हैं एट द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अंडरलाइंग स्टॉक की वॉलेटिलिटी और टाइम अंटिल एक्सपायरेशन। जितनी ज़्यादा अंडरलाइंग स्टॉक की वॉलेटिलिटी होगी और जितना लंबा टाइम अंडर एक्सपायरेशन होगा, उसका मतलब होता है कि ग्रेटर चांस होते हैं ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने के, और उस वजह से उसका प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शन वैल्यूएशन, यानी ऑप्शन का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है या ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सो हमको पता है कि किसी भी ऑप्शन को परचेज करने पे ऑप्शन परचेजर को या बायर को या लॉन्ग पोजीशन होल्डर को कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, और वो प्रीमियम ऑप्शन राइटर या शॉर्ट पोजीशन होल्डर रिसीव करता है। सो वो जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो ऑप्शन का प्राइस होता है जो ऑप्शन को परचेज करने के अगेंस्ट पे किया जाता है। ऑप्शन प्रीमियम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। यानी ऑप्शन प्रीमियम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी ऑप्शन की वो वैल्यू होती है जो एट अ गिवन टाइम ऑप्शन को एक्सरसाइज करने पे मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में किसी कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस $50 है एंड अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस $55 हो जाता है, तो उस कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू आज की डेट में $5 हो जाती है। सो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो अमाउंट होता है जितने अमाउंट से कोई भी ऑप्शन इन द मनी होता है। सो कॉल ऑप्शन के लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो ST माइनस K से डिटरमाइन की जा सकती है, और पुट ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो K माइनस ST से डिटरमाइन की जा सकती है। किसी भी ऑप्शन के लिए एक फाइनाइट मैच्योरिटी होती है, यानी एक फाइनाइट टाइम होता है जितने में वो एक्सपायर होता है। सो किसी भी ऑप्शन के पास जितना भी टाइम रिमेनिंग है अप टू मैच्योरिटी, उस टाइम की भी कुछ वैल्यू होती है जिसको टाइम वैल्यू कहते हैं। सो ऑप्शन प्रीमियम का जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो यही टाइम वैल्यू होती है। जो टाइम वैल्यू होती है किसी भी ऑप्शन की, वो अंडरलाइंग स्टॉक की वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक प्राइस पे डिपेंडेंट होती है। यानी जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी और फ्लक्चुएशंस होंगे और जितना ज़्यादा टाइम टू एक्सपायरेशन होगा, टाइम वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अगर टाइम टू एक्सपायरेशन ज़्यादा है और अंडरलाइंग स्टॉक की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि टिल मैच्योरिटी वो ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो सकता है। अब जो टाइम कंपोनेंट होता है किसी भी ऑप्शन का, वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है, जिसका एक्चुअल डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स और आउट ऑफ द सिलेबस है। एज अ जनरल रूल ये कहा जाता है कि ऑप्शन अपनी वन थर्ड टाइम वैल्यू अपनी लाइफ के फर्स्ट हाफ में लूज़ कर देता है और 2/3 टाइम वैल्यू सेकेंड हाफ में लूज़ करता है। अब टाइम वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है? टाइम वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ऑप्शन प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर देते हैं और टाइम वैल्यू आ जाती है। इस वजह से टाइम वैल्यू को ऑप्शन की एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा ऑप्शन की जो दूसरी वैल्यू है वो टाइम वैल्यू। अभी जो टाइम वैल्यू होती है, इसको एक तरीके से देखा जा सकता है एज अ रिस्क प्रीमियम फॉर ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर। यानी एक ऑप्शन राइटर जो भी रिस्क अंडरटेक कर रहा है किसी भी ऑप्शन को राइट करने के साथ या फिर उसको बेचने के साथ, उसके लिए वो जो रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा वो रिस्क प्रीमियम इन द फॉर्म ऑफ टाइम वैल्यू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ ऑप्शन प्राइसेस, यानी ऑप्शन प्राइस किन दो लिमिट्स के बीच में वैरी करता है। सो हम पहले ही ये अज्यूम कर चुके हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हर किसी इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल होगी, जिस वजह से कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। सो एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन और अमेरिकन कॉल ऑप्शन के लिए जो मैक्सिमम प्राइस ऑप्शन का हो सकता है वो उस ऑप्शन के अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस के बराबर हो सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर ऑप्शन का प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में हर कोई ऑप्शन को राइट करना शुरू कर देगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल सपोज एक ऑप्शन का प्राइस 20 रुपीज़ है और अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस 15 रुपीज़ है। इस केस में हर कोई ऑप्शन को राइट करके और मार्केट से असेट को परचेज करके अपनी पोजीशन क्लोज करेगा और ऐसे प्रॉफिट अर्न करेगा। कोई भी एक इंडिविजुअल जब ऑप्शन को राइट करेगा उसको 20 रुपीज़ अपफ्रंट प्रीमियम के फॉर्म में मिल जाएंगे। जब वो मार्केट से असेट को परचेज करेगा तो उसको 15 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और टोटल में उसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इस वजह से किसी भी ऑप्शन का प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फॉर एन अमेरिकन पुट ऑप्शन, ऑप्शन होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो अंडरलाइंग असेट को फॉर स्ट्राइक प्राइस के किसी भी फ्यूचर टाइम में बेच सके। एक अमेरिकन पुट ऑप्शन के लिए जो अपर बाउंड होगा प्राइस का वो उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हर कोई एक पुट ऑप्शन को राइट करेगा जिस वजह से उनको आर्बिट्राज प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पुट ऑप्शन का प्रीमियम या प्राइस 10 रुपीज़ है और उस ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 5 रुपीज़ है, हर कोई पुट ऑप्शन को राइट करके 10 रुपीज़ अर्न करेगा और अगर काउंटर पार्टी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करती है तो उसको काउंटर पार्टी को 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जहां उसको जो नेट प्रॉफिट होगा वो 5 रुपीज़ का होगा। यूरोपियन पुट ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन का प्राइस है वो मैच्योरिटी के टाइम पे उसके स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी प्रेजेंट में जो ऑप्शन का प्राइस है वो उसके स्ट्राइक प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ना हो, यानी एक यूरोपियन पुट ऑप्शन का प्राइस उसके स्ट्राइक प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, उस केस में हर एक इंडिविजुअल एक ऑप्शन को राइट करेगा और जो भी उसको अमाउंट मिलेगा उसको वो रिस्क फ्री रेट पे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अपनी पोजीशन क्लोज करेगा और प्रॉफिट जनरेट कर लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर बाउंड फॉर यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक का केस इसीलिए लिया क्योंकि एक सिंपल केस है जिसको इजीली समझा जा सकता है। एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक के लिए जो ऑप्शन के प्राइस का लोअर बाउंड होता है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस एक्सप्रेशन से, प्राइस ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ S0 माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस RT, 0। S0 माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस RT या फिर 0 में से जो भी मैक्सिमम होगा वो उसका लोअर बाउंड होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज अंडरलाइंग स्टॉक का जो स्पॉट प्राइस है $20 है, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस $18 है, रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है एंड टाइम टू मैच्योरिटी इज़ 1 ईयर। जो इस केस में जो वैल्यू आएगी S0 माइनस के इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस RT, वो वैल्यू होगी 3.71। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन प्रिवेल करती है जहाँ पर इस यूरोपियन कॉल ऑप्शन का प्राइस इस $3.71 से भी कम हो जाता है, यानी $3 हो जाता है। इस केस में एक आर्बिट्राजर स्टॉक को शॉर्ट करेगा फॉर स्पॉट प्राइस, यानी उस स्टॉक को बेचेगा और उसको $20 मिल जाएंगे, और साथ में एक कॉल ऑप्शन को खरीद लेगा जहाँ पे उसको $3 पे करने पड़ेंगे। उसका जो इनिशियल कैश इनफ्लो होगा वो होगा $20 माइनस $3 इज इक्वल टू $17। अब इन $17 को 1 ईयर के लिए रिस्क फ्री रेट यानी 10% पर एनम पे इन्वेस्ट कर देगा, जो कि 1 साल के बाद कॉन्टिन्यूसली कंपाउंड करके वैल्यू जनरेट करेंगे $18.79। अब अगर एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर मैच्योरिटी पे ऑप्शन एक्सपायर होता है और जो स्टॉक का प्राइस है वो एट मैच्योरिटी $18 से ज़्यादा हो जाता है, यानी स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, तो जो आर्बिट्राजर होगा वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा फॉर $18 और अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करेगा। उसको जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 18.79 माइनस 18 इज इक्वल टू $0.79। सेकेंड केस में या फिर सेकेंड सिनेरियो में अगर जो स्टॉक का प्राइस है वो मैच्योरिटी पे $18 से कम हो जाता है, मान लेते हैं $17 हो जाता है, उस केस में जो आर्बिट्राजर होगा वो स्टॉक को मार्केट से खरीदेगा और अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करेगा। यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट होगा वो उसको लास्ट सिनारियो से ज़्यादा होगा, जो कि होगा $18.79 माइनस $17 इक्वल टू $1.79। एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन प्राइस की लोअर बाउंड होगी वो S0 माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस RT से कम नहीं हो सकती। साथ ही यूरोपियन कॉल ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो 0 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ऑप्शन को नेगेटिव प्राइस पे सेल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है लोअर बाउंड फॉर यूरोपियन पुट्स या फिर पुट ऑप्शन
on non-dividend paying stocks. For a European put option on a non-dividend paying stock, the lower bound for the price P is greater than or equal to maximum of K into e raised to the power minus RT minus S0, 0, यानी इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस $37 है, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस $40 है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, टाइम टू मैच्योरिटी इज 0.5 ईयर्स। इस केस में K इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस RT माइनस S0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी $2.01। अब एक ऐसी सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहाँ पे इस यूरोपियन पुट ऑप्शन का प्राइस इस $2.01 जो थियोरेटिकल लोअर बाउंड है उससे कम है, यानी $1। इस केस में एक आर्बिट्राजर $38 बोरो करेगा हाफ ईयर के लिए, यानी 6 मंथ्स के लिए, और एक पुट ऑप्शन और स्टॉक को परचेज कर लेगा, यानी 37 रुपीज़ में वो स्टॉक परचेज करेगा और 1 रुपी के लिए, और 1 रुपी में वो पुट ऑप्शन को परचेज कर लेगा। एट मैच्योरिटी यानी 6 महीने के बाद आर्बिट्राजर ये $38 प्लस इंटरेस्ट पे करेगा, जो कि अमाउंट होगा $38.96। अब अगर मैच्योरिटी पे स्टॉक का प्राइस $40 से नीचे हो जाता है, यानी $40 से कम होता है, आर्बिट्राजर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा क्योंकि वो एक पुट ऑप्शन है, और जो उसने $38 का लोन लिया था उसको पे कर लेगा और एक प्रॉफिट जनरेट करेगा $1.04 का। अगर स्टॉक का प्राइस $40 से ज़्यादा हो जाता है तो आर्बिट्राजर ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देगा और स्टॉक को मार्केट में सेल कर देगा और लोन को पे करके और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा। सपोज स्टॉक का प्राइस मैच्योरिटी पे $42 होता है, उस केस में उसको प्रॉफिट होगा $3.04 का। सो ये यूरोपियन पुट ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो K इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस RT माइनस S0 से कम नहीं हो सकता। साथ ही यूरोपियन पुट ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो 0 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ऑप्शन को नेगेटिव प्राइस पे सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी एक रिलेशनशिप है जो ये बताती है कि कैसे एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन और एक यूरोपियन पुट ऑप्शन जो कि सेम अंडरलाइंग असेट पे बेस्ड होते हैं और जिनकी सेम मैच्योरिटी होती है और जिनका स्ट्राइक प्राइस सेम होता है, उनके प्राइसेस कैसे रिलेटेड होते हैं। सो इसके लिए हम दो पोर्टफोलियो कंसिडर करते हैं, पोर्टफोलियो ए एंड पोर्टफोलियो बी। सो पोर्टफोलियो ए में एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन है, उसके साथ में एक जीरो कूपन बॉन्ड है, मैच्योरिटी पे अमाउंट के ला के देता है। पोर्टफोलियो बी में एक यूरोपियन पुट ऑप्शन है और एक शेयर है अंडरलाइंग स्टॉक का जिसमें कोई डिविडेंड्स पे नहीं किए जाते। इन दोनों पोर्टफोलियोज में जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है उनका सेम स्ट्राइक प्राइस है और सेम टाइम टू मैच्योरिटी है T। अब एट टाइम T यानी मैच्योरिटी पे पोर्टफोलियो ए की जो टोटल वर्थ होगी वो K होगी। एट टाइम T इफ K विल बी ग्रेटर देन ST, सो उस केस में क्या होगा, जो पोर्टफोलियो में जो कॉल ऑप्शन होगा उसको एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा और जो टोटल पे ऑफ आएंगे वो K के बराबर होंगे, तो इसीलिए पोर्टफोलियो ए की वैल्यू K के बराबर हो जाएगी। इन केस एट टाइम T इफ ST इज ग्रेटर देन K, उस केस में यूरोपियन कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से कॉल ऑप्शन का जो पे ऑफ होगा वो ST माइनस K होगा और जो टोटल पोर्टफोलियो ए का पे ऑफ होगा वो होगा ST माइनस K प्लस K, जिसकी वैल्यू होगी ST के बराबर। यानी फॉर पोर्टफोलियो ए इफ ST इज ग्रेटर देन K, द टोटल वर्थ ऑफ द पोर्टफोलियो इज ST एंड इफ K इज ग्रेटर देन ST, द टोटल वर्थ ऑफ द पोर्टफोलियो इज K। पोर्टफोलियो बी के केस में अगर अंडरलाइंग स्टॉक का जो प्राइस होता है मैच्योरिटी पे यानी ST वो स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाता है, उस केस में पुट ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा और जो पोर्टफोलियो बी की वर्थ होगी वो होगी K माइनस ST प्लस ST यानी K। और एट टाइम T अगर मैच्योरिटी पे ST K से ज़्यादा होता है, उस केस में जो पुट ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो बी में वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, उसको एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा और जो पोर्टफोलियो बी की वैल्यू होगी वो ST के बराबर होगी। इसका मतलब पोर्टफोलियो बी के केस में अगर K ST से ज़्यादा होता है तो पोर्टफोलियो बी की वैल्यू K होती है और अगर ST K से ज़्यादा होता है पोर्टफोलियो बी की वैल्यू ST होती है। ये रिजल्ट समराइज हैं इस टेबल में। इसको समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं
कि दोनों पोर्टफोलियोज़ की वैल्यू जो होगी वो ST या K में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके बराबर होगी। अब दोनों पोर्टफोलियोज़ में जो ऑप्शन है वो यूरोपियन ऑप्शंस हैं और उनको टाइम T से पहले एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। सो एट टाइम T दोनों पोर्टफोलियोज़ की वैल्यू, यानी अगर ST ग्रेटर देन K होता है तो पोर्टफोलियो A की वैल्यू ST होती है और पोर्टफोलियो B की वैल्यू भी ST होती है, और जहाँ पे ST लेस देन K होता है वहाँ पर पोर्टफोलियो A की वैल्यू K होती है और पोर्टफोलियो B की वैल्यू भी K होती है। सो एट मैच्योरिटी यानी एट टाइम T दोनों पोर्टफोलियोज़ की वैल्यू सेम है, यानी आज की डेट में भी दोनों पोर्टफोलियोज़ की वैल्यू सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों के लिए जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। अब आज की डेट में जो पोर्टफोलियो ए के कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू C एंड K e⁻⁻RT है, और जो पोर्टफोलियो बी के कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू P और S0 के बराबर है। सो हमने जैसे पहले कहा था कि आज की डेट में भी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। सो यहाँ से हम ये एक्सप्रेशन डिड्यूस कर सकते हैं C + K e⁻⁻RT, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो A इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो B P + S0। ये C जो है ये कॉल ऑप्शन का प्राइस है, K e⁻⁻RT जो है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0 कूपन बॉन्ड है, P जो है पुट ऑप्शन का प्राइस है और S0 जो है वो स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू है। इस रिलेशनशिप को पुट कॉल पैरिटी कहते हैं। ये रिलेशनशिप बताती है कि फॉर सेम अंडरलाइंग असेट, सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी, एक कॉल ऑप्शन का प्राइस पुट ऑप्शन के प्राइस से डिड्यूस किया जा सकता है और एक पुट ऑप्शन का प्राइस एक कॉल ऑप्शन के प्राइस से डिड्यूस किया जा सकता है। अब अमेरिकन ऑप्शंस के केस में पुट कॉल पैरिटी जो होती है वो होल्ड नहीं करती, लेकिन अमेरिकन कॉल ऑप्शन के लिए एक मॉडिफाइड रिलेशनशिप दिखाई जा सकती है जो है S0 - K is less than equal to C - P is less than equal to S0 - K e⁻⁻RT। सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको एक रेंज मिल जाएगी अमेरिकन ऑप्शन के प्राइसेस के लिए। सो एक एग्जांपल देखते हैं। एन अमेरिकन कॉल ऑप्शन ऑन अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक विद स्ट्राइक प्राइस $20 and maturity 5 months is worth $1.5. Suppose that the current stock price is $19 and the risk-free rate of interest is 10% per annum. From the above equation we have, अब यहाँ पे K is equals to $20 है, time T is 5 months, capital C यानी price of American call option is $1.5, current stock price S0 is $19 and risk free rate of interest is 10% per annum। इन सारी वैल्यूज़ को अगर ऊपर दी हुई इक्वेशन में हम प्लग करें, 19 - 20 is less than equal to C - P less than equal to 19 - 20 into e⁻⁻0.1 into 5, जिसकी जो वैल्यू है वो 12 के बराबर आती है। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 is greater than equals to P - C greater than equals to 0.18। ये हमको दिखाता है कि जो P - C जो वैल्यू है वो $1 और $0.18 के बीच में लाई करती है। अगर C की वैल्यू 1.5 में यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इसका मतलब P की वैल्यू $1.68 से $2.50 के बीच में लाई करनी चाहिए। सो यहाँ से ये एक्सप्रेशन जो है ये हमको अमेरिकन पुट ऑप्शन के लिए अपर एंड लोअर बाउंड दे देता है।